देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो दो रूप आने हैं, तो गदाना है और एक गदाना है। तो आज पहले जब हम बात करेंगे काव्य की बात करेंगे, यानी कि पद की बात करेंगे। तो पद ऐसे लिखा जाता था, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बोला तो पद ही जाएगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये जो संयुक्त वर्ण है, ये द और ये का संयुक्त वर्ण होता है। और पहले के नीचे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, जो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो पद बोल सकते हैं या काव्य बोल सकते हैं। इसके ऊपर हिंदी साहित्य के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले काव्य के अंदर जो हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई है उसे माना जाता है आदिकाल। क्या माना जाता है? आदिकाल। और हिंदी भाषा है तो इंग्लिश लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना बताने की जरूरत है। सबसे बढ़िया बात आदि काल। अब आदि का मतलब आप जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आदि एक शब्द है, एक पद है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आप अंत बोलोगे। तो आदि का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत और अंत होता है किसी चीज की समाप्ति। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। जैसे भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव को भी आदिनाथ कह दिया जाता है। आदि कहते हैं ना, देवों के देव, महादेव, मतलब सबसे बड़े देव, सबसे पहले देव, इसलिए उन्हें आदिनाथ कह दिया जाता है। तो आदि का मतलब ये है। अब ये आदिकाल की जो समय सीमा है ये कब से कब तक है, तो ये बताया गया है कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। ईस्वी को एडी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। एनो डोमिनी, ईस्वी 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल माना जाता है। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि लगभग कितने वर्ष हो गए? 700 वर्ष। तो 700 वर्ष के अंदर जो जो हिंदी काव्य में सुधार हुए हैं, जो जो रचनाएं लिखी गई हैं, यहाँ हमें ये पढ़ना है कि इन रचनाओं में काव्य के मुख्य अंग क्या बनकर आए हैं। क्योंकि काव्य किसी रस के ऊपर लिखा जाएगा, उनमें छंदों का इस्तेमाल होगा, उनमें अलंकारों का इस्तेमाल होगा, प्रयोग में लाए जाएंगे। तो क्या चीज़ है, तो हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है? हमें देखने को बच्चों यहाँ मिलता है कि मुख्य रूप से इस आदिकाल में 3 ऐसे विषय रहे हैं जिन पे आदिकाल की सबसे ज़्यादा काव्य की रचनाएं की गई। उनमें एक है धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता के ऊपर काफी काव्य लिखे हुए हैं। दूसरा शब्द आता है वीर गाथात्मकता। वीर गाथात्मकता यानी कि वीरों की गाथाएं लिखी गई हैं। अब जैसे हम अभी उदाहरण दे रहे थे किसकी? पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो। तो ये पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का वर्णन है, इसमें उनके विवाहों का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान। जब भी पृथ्वीराज चौहान शब्द आता है तो हिस्ट्री में हमें कौन सी शताब्दी याद आती है? 12वीं शताब्दी का अंत याद आता है। सन 1191, 1100, जो मुख्य रूप से 2 युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192। पहले में जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में हार गए, ठीक। खैर, तो वीर गाथात्मकता, वीरों की गाथा। और तीसरा गुण जो मिलेगा इसमें वो है श्रृंगारात्मकता, श्रृंगार, ठीक, सौंदर्य। तो श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना, एक एक वर्ण का ध्यान रखें, ऐसे नहीं बनाया मैंने, ध्यान देखें हर चीज को। तो कोई पूछे बच्चों कि आदिकाल में कौन से आप 3 गुण ऐसे बताओगे जिनके ऊपर काव्यों की रचना की गई है? धार्मिकता,
वीर गाथात्मकता, श्रृंगारात्मकता। ठीक है जी, ये 3 गुण है। अब जब भी अब हिंदी साहित्य की बात हो रही है तो वाद विवाद होना तो अनिवार्य है। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, तो हर किसी कवि ने इस काल को आदिकाल नहीं कहा है। ठीक है, किसी ने संधि काल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, किसी ने योजक काल कहा है, लेकिन जो एक प्रचलित नाम है वो क्या है? आदिकाल है। तो आदिकाल इन्होंने लिखा है, आदिकाल से हम इसे पहचानेंगे। उसके बाद बच्चों बहुत सारे यहाँ काव्य लिखे गए, जिनमें से कुछ के मैं नाम लिख रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उन्हें हम चर्चा करेंगे। रासो साहित्य या रासो काव्य लिख लीजिए, साहित्य ना करके रासो काव्य जिसे लिखना है सासा लिखते रहे। कीर्ति लता, इसकी वर्तनी से ही करें। कीर्ति लता लिखना चाहता हूं मैं, कीर्ति लता रह लगाऊं कहां पे? तय पे। कुछ ऐसे कह रहे हो? चलिए, कीर्ति लता। फिर लिखते हैं कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और एक लिखिए पदावली, पदावली। ये 4 नाम लिखे। बहुत सारे हैं, बाकी जो मैं समझा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें। अब ये जो रासो शब्द है, काव्य तो हम समझते हैं रासो, जिसका भी एक उदाहरण लिया पृथ्वीराज रासो। तो ऐसे बहुत सारे रासो हैं। तो रासो किससे बना है? रस से बना। रस हम पढ़ के आ चुके हैं कि काव्य को जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक रस की अनुभूति होती है ना? उस रस से में पता चलता है कि ये काव्य की पंक्तियां किस रस को उत्पन्न कर रही हैं। श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है। तो वो सब चीज उस रस से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जब ये रासो काव्य लिखे गए हैं तो घटनाओं को आधार बनाकर लिखे गए हैं। तो उसमें जब घटनाएं लिखी गई हैं, मैं पृथ्वीराज रासो का उदाहरण दे रहा था अभी आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं युद्ध का भी वर्णन है। तो जब कवि ने युद्ध का वर्णन किया है तो कौन सा रस लिख रहा है? वीर रस। तो ये कहीं ना कहीं उनके विवाह का भी वर्णन किया गया है, तो वहां श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी क्या होते हैं? संयोग और वियोग। तो विवाह की बात हो रही है तो संयोग रस ही होना चाहिए। तो इस तरह से कई रसों का काव्य होता है। क्या? रासो काव्य, जिसमें कुछ पेज के बाद रस बदल जाएगा, कुछ एक नया नाट्य रूपांतरण शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काव्य। ठीक, यहां तक कि एक नाम से आप परिचित होंगे बच्चों, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। परिचित हैं? हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रासो काव्य में जो एक प्रसिद्ध काव्य है जो मैं बताया था, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इस काव्य को हिंदी का पहला महाकाव्य बताया है। हिंदी का पहला महाकाव्य बताया गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। मतलब इतना बड़ा महाकाव्य होते हैं ये। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अभी मैंने 4 नाम लिखे थे। अब इनमें कीर्ति लता, कीर्ति और पताका, ठीक, और ये क्या है? पदावली। ये जो तीनों के तीनों हैं, ये भी और ये भी, इनके जो लेखक है बच्चों वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति इनके कवि हैं, विद्यापति। तो ये तो एक समानता हो गई कि भाई कीर्ति लता किसने लिखी है? विद्यापति ने। कीर्ति पताका भी इन्होंने लिखी है, पदावली भी इन्होंने लिखी है। तो पूछेंगे कि अंतर क्या है इनमें? तो अंतर यह है बच्चों, जो कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है, इनमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है, यहां मैं लिख रहा हूं कीर्ति, दोनों कीर्तियों में, मतलब कीर्ति लता में भी और कीर्ति पताका में भी,
तो इसमें जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो भाषा है अवहट। क्या है? अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है। और जो अन्य बुक है, अन्य पुस्तक है या काव्य रचना है, कौन सी? पदावली। इसमें जो भाषा प्रयोग में लाई गई है वो है मैथिली। क्या है? मैथिली। ये इनमें अंतर है। देख लिया? अब मैथिली के तो हम आज भी जानते हैं। भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां मैथिली भाषा का प्रयोग होता है। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उनमें एक मैथिली भी है। जब हमने संविधान पढ़ाया था, आपको भी पता है। अंतिम 4 भाषाएं कौन कौन सी थी जो जोड़ी गई थी? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। इससे पहले 18 भाषाएं थी। जब ये 4 जोड़ी गई तब 22 बनी। और आज हमारे पूरे भारत में संवैधानिक रूप से कुल भाषाएं 22 हैं। ये तो उसी भाषा की बात होगी। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो हमें परेशान कर सकता है, अवहट। इसे समझाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? संस्कृत से हुआ है। क्योंकि संस्कृत एक भाषा ऐसी है जो व्याकरण की दृष्टि से काफी मजबूत है ना? आपको पता भी है, आप एक आधुनिक समय में रह रहे हैं। पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सीधा संस्कृत को आधार मान के बनाए गए हैं। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर उसके आधार मान के बनाए जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आगे तक। इंग्लिश भी फेल, हिंदी भी फेल, कहीं ना कहीं दिक्कत होती रहती है, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो ऐसा है। तो मैं आपको कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे भाषाएं बनी हैं। सबसे पहले क्या है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत से सीधी हिंदी नहीं आई, हिंदी तो बहुत बाद में आई है। संस्कृत से जो भाषा आई थी बच्चों, वो आई थी पाली। ये सब हम पढ़ते रहते हैं इतिहास में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में। पाली भाषा में उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। तो वो यही है, ये वही समय चल रहा है। समय ध्यान रखो, हिंदी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, समय तो नहीं बदलने वाला। ठीक है? अब बौद्ध धर्म या जैन धर्म, वो भी तो इसी ड्यूरेशन के बीच की बात है। तो ऐसी ऐसे भाषाओं का भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई अवहट भाषा। और उसके बाद आई प्राचीन हिंदी। प्राचीन इसलिए लिखा गया क्योंकि आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो तो कुछ और है। प्राचीन हिंदी का मतलब जब हिंदी बनी थी उसे प्राचीन हिंदी कहा गया। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या है? एक विकास क्रम हो गया, कौन सी भाषा से कौन सी भाषा आई। तो मैंने आपको ये समझाना चाहा कि जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा था अवहट, वो वास्तव में क्या है? संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, उसके बाद बनी अवहट, जिस भाषा में इन्हें लिखा गया। किसे? कीर्तिलता और कीर्तिपता। हाँ जी, समझा नहीं। कहाँ? ये इसी के फिर जब मैं आपको अभ्यास पढ़ाऊंगा ना ये, तो इसकी ब्रांच हो जाएगी। मतलब वो इसमें नहीं है, वो इससे आगे चल दिया फिर, तो वहां बताऊंगा। वो यहाँ नहीं आएगा, वो भाषा के विकास में आएगा। एक टॉपिक क्या होता है? भाषा का विकास। भाषा कौन सी? हिंदी। तो उसके विकास में यहाँ पे ये शब्द आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि अवहट क्या है। ये बात समझ आई? उसके बाद अब दो बड़े इंटरेस्टिंग शब्द आने हैं। एक शब्द है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल, पिंगल। तो अगर आप ये दो शब्द सुनते हैं, देखते हैं, ये क्या है? तो जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ
लिखने वालों ने साहित्य लिखे, लिखने वालों ने काव्य लिखे, तो भाषा लिखनी शुरू की गई। भाषा को लिखते समय उसकी एक स्टाइल होती है जिसे हिंदी में शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? शैली कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं भाषा की शैलियां हैं। ठीक है? तो पूछा डिंगल पिंगल क्या है? भाषा की शैलियां हैं। अब इनमें समानता तो ये हो गई कि ये दोनों शैलियां हैं, तो भाई इनमें अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि जो डिंगल शैली थी इसमें कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कर्कश का मतलब क्या होता है? जो सुनने में अच्छे ना हो, तेज हो, जरूरत से ज्यादा हो। कर्कश ध्वनि, बहुत तेज ध्वनि को कर्कश बोलते हैं। ठीक है? और कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? अब हिंदी है तो शुरू हो जाओ, सब आपको बोलना। ए कर्कश, से कर्कश तो इसलिए नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ जानते हो, अर्थ से विलोम शब्द बनाने का प्रयास करो। मधुर, मधुर भी सही है। बाकी आप लिखेंगे कर्णप्रिय। क्या लिखेंगे? कर्णप्रिय, जो कानों को प्रिय हो, जो कानों को अच्छा लगे। तो कर्कश का विलोम शब्द होता है बच्चों कर्णप्रिय। अब इससे हुआ क्या? कर्कश शब्द का इस्तेमाल तो हुआ किसमें? डिंगल में। और पिंगल में हुआ कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग, जो सुनने में अच्छे लगे, पढ़ने में अच्छे लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? जो डिंगल शैली थी इसका लोप होता चला गया। इसे कवियों ने प्रयोग में कम लाना शुरू कर दिया। और जो चीज सुनने में अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, यानी कि पिंगल शैली, इसको बढ़ावा मिलता चला गया। तो हम देखते हैं भाषा के विकास के साथ साथ डिंगल शैली लुप्त हो जाती है और पिंगल शैली बहुत ज्यादा प्रयोग में लानी शुरू हो जाती है। आगे फिर हम एक चीज पढ़ते हैं, वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। तो वो ब्रज भाषा कुछ और नहीं है, पिंगल शैली का ही विकास है। बहुत सारी भाषाएं हिंदुस्तान तो भाषाओं का ही एक देश है। और जब हम उनकी भाषाओं में भी घुसेंगे तो कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पता नहीं, बहुत सारी भाषाएं बनेंगी। चलिए जी आगे देखते हैं। अब उसके बाद एक लाइन है, अभी हमने छंद पढ़े हैं, तो छंद में एक छंद पढ़ा था हमने, चौपाई। चौपाई छंद पढ़ा था। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो वास्तव में जो चौपाई छंद है, इसका जो पहला नाम था वो चौपाई था। क्या था? चौपाई। और अभी मैंने एक भाषा लिखी थी, कौन सी? अपभ्रंश, ये वाली। ये छंद इस भाषा में इस्तेमाल होता था, मतलब इस भाषा का है ये। अपभ्रंश भाषा में छंद जो था उसका नाम क्या था? चौपाई। इसमें जो थी 15 मात्राएं थी। ठीक। अब इसमें एक मात्रा जोड़ दी गई, तो कितनी मात्रा बन गई? 16 मात्राएं बन गई। और चौको से नाम आ गया चौपाई। ठीक, जिसका फिर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो इस तरह से छंद बदलते रहते हैं।
तो चौपाई छंद बन गया, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 16 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो कोई आपसे पूछे अगर कि चौपाई छंद से पहले उसका नाम क्या था, वो है चौपाई, और वो कौन सी भाषा का है? अपभ्रंश भाषा का छंद है। छंद वो भी है, छंद ये भी है। उसमें 15 मात्राएं थी, इसमें 16 मात्राएं। एक लाइन ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने भी कहा कि आदिकाल में 3 गुणों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। कौन कौन से थे वे? एक तो धार्मिकता, फिर वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता। तो अगर मान लिया किसी कवि को वीर गाथात्मकता लिखनी है, वीरों का वर्णन करना है, तो वीर रस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आदि काल में वीर रस का प्रयोग किया गया है तो कौन सा सबसे प्रचलित छंद का प्रयोग हुआ है आदि काल में वीर रस को दर्शाने के लिए, तो आपका आंसर होगा आल्हा। क्या होगा? आल्हा। जब हम छंद पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ इसका नाम पढ़ा था, उसकी मात्राएं सीखी थी। तो मात्राएं कितनी होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। तो क्या क्वेश्चन बना हमारा? आदि काल में अगर किसी कवि को वीर रस लिखना है या वीरगाथात्मक कविताएं लिखनी है तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा छंद था? आल्हा। ठीक, ये तो हमें पहले से याद है कि मात्रा कितनी होती है? 31 होती हैं। बात आदि काल की हो रही है, छंद और भी हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आल्हा। और ये वीर रस का छंद होता है, तो इसका हम ध्यान में रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर काव्य लिखते लिखते चौपाई के साथ दोहा छंद का प्रयोग किया जाए, काव्य लिखते लिखते चौपाई के साथ अगर दोहा छंद का प्रयोग किया जाए तो ये एक पद्धति बनती है काव्य लिखने की। उस पद्धति को कड़वक कहते हैं। उस पद्धति को कड़वक कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि कड़वक पद्धति को अपनाने वाले कौन से मुख्य 2 कवि हैं, तो एक तो है मलिक मोहम्मद जायसी और एक है तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी और दूसरे हैं तुलसीदास। तो यहाँ मैं सिर्फ जायसी लिख रहा हूं, जायसी और तुलसीदास। एक पॉइंट ये काफी इंपोर्टेंट है। आगे देखिएगा, इसे समझाइएगा हिटलर को इसे। फिर भाई आगे देखिए, तो चौपाई और दोहे को मिलाकर क्या बनती है पद्धति? कड़वक। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है जायसी का और तुलसीदास ने इस पद्धति का बहुत प्रयोग किया है हिंदी काव्य। ठीक, अब उसके बाद एक अगला पॉइंट आएगा। अभी मैंने जो बात करी है किसी बात नहीं, काव्य की बात करी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं साहित्य की। मेन हेडिंग कौन सा चल रहा है हमारा? आदिकाल। क्या चल रहा है? आदिकाल। तो आदिकाल में जो साहित्य लिखे गए हैं बच्चों, वो 3 प्रकार के लिखे गए हैं। इनमें जो पहला नाम आता है वो आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। दूसरा आता है नाथ साहित्य। अभी सिद्ध क्या है बताओ? सिद्ध कहीं सुना है शब्द? अपने हिसाब से अर्थ बताने का प्रयास करो। सिद्ध कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा है? सिद्ध साहित्य
हाँ जी, सिद्ध नहीं सुना? ये व्यक्ति बहुत सिद्ध है। सिद्ध कहाँ से बनता है? सिद्धि। सिद्धि सुनिए, सिद्धि प्राप्त की जाती है मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा, जिसमें हमारा वेद है एक अथर्ववेद। अथर्ववेद जो वेद है वो किस चीज को समर्पित है? ज्यादा जादू टोना, वशीकरण वगैरह जो चीज हमारे यहाँ से आती है वो कहाँ से आती है? अथर्ववेद से आती है। तो ये जो चीजें हैं जो इन क्रियाकलापों में हैं, ये भी बड़े बड़ी सिद्ध चीजें हैं। आज भले ही इन्हें कोई मान्यता देता हो या ना देता हो, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से इन चीजों की वास्तविकता को बताया है। तो ये शब्द जो आया है सिद्ध, वो है मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, मंत्रों का जाप किया जाएगा, और वो व्यक्ति जो इन चीजों का धनी है वो सिद्धि प्राप्त करना चाहेगा उन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, और जब उसे वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो वह सिद्ध कहलाएगा, सिद्ध पुरुष कहलाएगा। तो उन लोगों ने भी साहित्य लिखे हैं और वे साहित्य कहलाए हैं सिद्ध साहित्य। ये शब्द हो गया वो। दूसरा नाथ साहित्य, तो मैं अभी बात कर ही रहा था कुछ मिनट पहले, देवों के देव महादेव, उनका नाम आदिनाथ, ठीक। गोरखनाथ सुना होगा, ठीक। तो ये सब एक नाथ संप्रदाय से थे, देवदेव महादेव भी, इनके द्वारा भी बहुत साहित्य लिखे हुए हैं। उन साहित्य को हम बोलते हैं नाथ साहित्य, ठीक। अब तीसरा जो है रासोई है, रासो साहित्य। रासो काव्य भी होता है और रासो साहित्य भी होता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं, मैं कहने लगा कि भाई साहित्य में और काव्य में क्या अंतर है, तो साहित्य में तो गद्य भी आ जाएगा और पद भी आ जाएगा, लेकिन रासो काव्य में सिर्फ पद ही आएगा, मतलब पोएट्री ही आएगी, शब्द तो एक ही हुआ, ठीक। तो ये तीन साहित्य लिखे गए आदिकाल में। इनकी बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बात ये है कि इनकी संख्या भी याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि सिद्ध साहित्य कितने हैं, तो आंसर है 84, 84 सिद्ध साहित्य हैं। और जो नाथ हैं वो है 9, और जो रासो हैं वो है 3। जितनी एग्जाम में आने वाली बातें हैं सब उन्हीं की बात हो रही है। तो 84 तरह के तो क्या है? सिद्ध हैं। अब उन्होंने अपनी रचनाएं की होंगी, तो आप सोच के देखो हिंदी साहित्य कितना बड़ा है, कितना विशाल। तो 84, 9 और 3। अब इसमें जो ये रासो 3 है, क्योंकि इन्हें 84 को तो लिखना है, लिखवाना सही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि 9 लिखे जा सकते हैं, बाकी इन्हें भी रहने दो। अभी जो रासो है 3 इन्हें लिखते हैं, तो ये कुछ अलग नहीं है। अभी आदिकाल में 3 गुण कौन से आए थे? धार्मिकता, वीरगाथात्मकता, श्रृंगारिकता। तो उसी के हिसाब से इन तीनों को विभाजित कर दिया गया। यानी कि पहला क्या आना है? धार्मिक, उसके बाद वीर गाथात्मक, और तीसरा क्या है? श्रृंगार। तो ये 3 रासों हैं जिन्होंने धर्म को आधार बना के काव्य लिखे हुए, धार्मिक में आ गए। जिन्होंने वीर रस अपनाया वो वीर गाथात्मक हो गए, और या श्रृंगार हो गए। अब इसमें यहाँ एक क्वेश्चन और आता है इंपोर्टेंट, वो लिखें। ये जो 9 नाथ थे, यहां से पूछा जाता है कि जो सबसे पहला नाथ है, नाथ साहित्य, वो क्या है? तो उसका नाम है सरहपा। क्या नाम है? सरहपा। सबसे पहला नाथ साहित्य। अब हैंड डालिए। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो।
ये हैंड डाली, काफी प्रसिद्ध है। और जैसे मैंने भी लिखा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तो हिंदी का पहला महाकाव्य तक इसे बता दिया है। तो इसमें हम 2-4 बातें ये देखेंगे कि इसमें कौन से छंद यूज हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं। 2-4 बातें ऐसी हैं जो हम प्रयोग में लाएंगे। तो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं वो तो आप जानते हैं, चंद्रबरदाई। ये इनके कवि हैं। ये मैं भी कह चुका हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी के युद्धों का वर्णन है और विवाह का वर्णन है। चंद्रबरदाई इसके क्या हो गए, कवि हो गए। अब इसमें 2-4 जो इंपोर्टेंट बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, बाकी जो इंपोर्टेंट हैं पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, इसमें कौन कौन से रस प्रयोग में किए गए होंगे, प्रयोग में लाए गए होंगे? वीर। जब मैंने कहा कौन कौन से, यानी कि एक नहीं है तो 2 बताना है आपको, क्योंकि मैं युद्धों की बात कर रहा हूं और विवाह की बात कर रहा हूं। तो वीर रस का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है अलंकार। इसमें कौन कौन से अलंकार प्रयोग में लाए गए हैं? और भी होंगे ज्यादा, लेकिन जो बिल्कुल मुख्य हैं, जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए गए हैं, तो वो हैं अनुप्रास और यमक। ये दोनों के दोनों जो अलंकार हैं ये चंद्रबरदाई के चहेते हैं। मतलब जितना भी उन्होंने काव्य लिखा है उनमें मैं बात करता हूँ 95% की, तो वो इन दोनों अलंकारों को ही समर्पित है, अनुप्रास और यमक। ठीक, अब इसलिए इनसे पहले पढ़ाना उन्हें जरूरी था। किन्हें? रस को, अलंकार को और छंद को, क्योंकि मुझे पता था जब साहित्य पढ़ाऊंगा तो ये शब्द आएंगे और हमें यमक तो पता नहीं। तो एक फिर क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में, तो अब पता है, अब भी पता नहीं पढ़ने के बाद तो पता है ना। अनुप्रास और यमक कहाँ है? शब्द अलंकार में, अलंकार में। अभी तो 1-2 दिन पहले की बात है, अभी तो तरोताजा है मामला। चलो, तो ये अलंकार इन्होंने इस्तेमाल किया बच्चों, अनुप्रास और यमक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो लिखिएगा, छंद तो मैं इसलिए नहीं लिख पाने का क्योंकि छंद इन्होंने बहुत सारे प्रयोग में किए हैं। लगभग 70 छंद प्रयोग में लाए गए हैं इनके द्वारा, 70। तो उनके नाम ऐसा लिखना कोई सही नहीं है, तो उन्हें आप रहने दीजिए। बाकी दिमाग में आगे मैं छंद तो नहीं लिखा, तो मैंने बता दिया 70 छंद प्रयोग में लाए गए हैं इनके काव्य में। तो सबके नाम में लिखना कुछ सही नहीं, इतने तो पढ़े भी नहीं हमने। उसके बाद लिखें भाषा कौन सी प्रयोग में लाई गई है इसमें? भाषा, तो भाषा में लिखिएगा राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ये भाषा प्रयोग में लाई गई है पृथ्वीराज रासों में। ये पूरा एक ही नाम है? हाँ जी, मतलब नाम इसलिए है कि मतलब ब्रज भाषा भी मिश्र है, राजस्थानी में भी और कहीं कहीं बीच में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। क्लियर है बात? कुछ इस तरह से पढ़ाने का प्रयास है ना, जब रटना ना पड़े। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने ये लिखवा के कह दिया कि चलो भाई पृथ्वीराज रासो समाप्त हो, तो आपके एग्जाम में आ गया कि पृथ्वीराज रासो में शैली कौन सी प्रयोग में लाई गई थी। और आपने कहा कि तो मैं हमारे गुरुजी ने बताया नहीं था, पिंगल। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली तो खत्म हो गई थी ना। मैं इसका जवाब कुछ और तरीके से चाहता हूँ। मतलब आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। अभी भी कह सकते हो कि मैं डिंगल में तो कर्कश शब्द थे, इसमें कर्णप्रिय शब्द थे, तो इसलिए पिंगल ही आई होगी। लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ और बताओ। मैंने जो आज पढ़ाया है उसी हिसाब से मेरी राष्ट्रीय लाइन कहाँ एंड हुई है? लास्ट अंतिम शब्द क्या है? ब्रज भाषा। अभी थोड़ी देर पहले जाओ पास्ट में, क्या कहा था मैंने? पिंगल शैली बहुत प्रचलित हो गई थी और उसका समन्वय
ब्रज भाषा में हो गया था। तो जब इन्होंने इस्तेमाल की है ब्रज भाषा, तो वहां से शैली भी प्रयोग में लाई जाएगी पिंग। तो ये बात किस किस की बच्चों? पृथ्वीराज रासो की बात चल रही है। चलिए बस आज इस पीरियड में रहने दीजिए, फिर कल आएगा।